आइए बच्चों, नया सेशन हो गया है स्टार्ट। तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि शुरुआत में बच्चे जब 10th क्लास में या 9th क्लास में फ्रेश सेशन में इंटर करते हैं तो उसमें बच्चे सबसे पहले बहुत जोश में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लेकर के कि अब जो 9th में हो गया ठीक है या 8th में हो गया ठीक है, अब 9th में चल रहे हैं या 10th में चल रहे हैं, इस बार बोर्ड है या 2 साल बाद बोर्ड है या 1 साल बाद बोर्ड है, अब तैयारी अच्छी से करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से ही अच्छे से मेहनत करेंगे। तो कई बच्चे इस टाइप के होते हैं। अगर आपके दिमाग में नए सेशन आने पे ऐसे भाव आते हैं, ऐसे मन में विचार उठते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है और वीडियो पूरा देखिएगा बिकॉज आपको यहाँ पर पूरा गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। बिकॉज हर किसी के लिए पढ़ाई नहीं बनी है, लेट मी बी ऑनेस्ट, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई से कहीं ना कहीं जब वो पढ़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उन सभी के लिए पढ़ाई बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं या एक वक्त लाइफ में ऐसा आता है कि वो थोड़ा सा सिंसियर होते हैं पढ़ाई को लेकर के, थोड़ा सा जागरूक होते हैं कि अरे अब तो बोर्ड है, अब तो कैरियर का बड़े हो रहे हैं, ये सारी बातें दिमाग में विचार उठते हैं, भाव उठते हैं। तो जब ये भाव उठते हैं तो कहीं ना कहीं आता है कि भाई पढ़ा जाए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन, अब तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बैचेस भी लेते हैं या अपना ऑफलाइन बैचेस लेते हैं और ऑफलाइन बैचेस के साथ साथ एनसीईआरटी भी, सेल्फ स्टडी भी अपनी चालू कर लेते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे अपनी जो भी टेक्स्ट बुक है, यहाँ तो केवल एनसीईआरटी एज एन फॉर एग्जाम्पल लिखा है, या जो भी रेफरेंस बुक आप यूज़ करते हैं आप उस रेफरेंस बुक को ईमानदारी से पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। ये बात बहुत अच्छी है और आप सभी ने सुना भी होगा कि जितने भी टॉपर्स बनते हैं या ख़ास तौर पे जितना जो हर टॉपिक को अच्छे से समझते हैं वो सेल्फ स्टडी की तरफ, जो आपके सीनियर्स हैं एंड इवन काफ़ी सारे टीचर्स भी सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है अपनी स्टूडेंट लाइफ में। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पर्सनली हम भी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा जोर देते थे। जो स्कूल में सीखते थे, कोचिंग में जा कर के सीखते थे, वो तो रहता ही था और उसको आधार बना करके उन टॉपिक्स को वापस खुद से पढ़ते थे और अपने स्टैंडर्ड से, अपने दिमाग से, अपने लेवल से उन सभी चीज़ों को और अच्छे से समझ करके काफ़ी बार अपने पर्सनल नोट्स भी बनाते थे। इसमें से जो वीडियोस देख रहे होंगे बच्चे, उनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो भी अपने पर्सनल नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं या उनको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है जब वो उस टॉपिक को खुद से अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो आदत है सेल्फ स्टडी की या ये जो तरीका है पढ़ने का, ये काफ़ी बेनिफिशियल तरीका है। सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही करता है एक बच्चे को उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, किसी टॉपिक को समझने में, ठीक है। ऐसे में एक गाइडेंस जरूर होना चाहिए कि हम जब पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, बिकॉज वहाँ तो सब कुछ सेल्फ से ही करना होता है, बट उस सेल्फ में अगर हमें अपने टीचर्स का, अपने मेंटर्स का, अपने गार्जियंस का, अपने सीनियर्स का, ठीक है, गाइडेंस मिल जाए तो कैसे हम उस चीज़ को और बेटर बना सकते हैं। बिकॉज जिसने सेल्फ स्टडी किया तो उसको पता होगा कि उसने खुद वो काम किया है, तो जब वो सेशन ओवर होता है तो कहीं ना कहीं उसको फाइनली पता चल जाता है कि क्या क्या उसने अच्छा काम किया था, क्या क्या सही स्टेप्स लिए थे और क्या क्या ऐसे कुछ चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं थ्रू आउट द सेशन, बिकॉज ही वॉज फ्रेश, बिकॉज सी वॉज फ्रेश एंड फॉलोइंग द न्यू पाथ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कुछ गलतियाँ भी हमसे होती हैं, ठीक है। वो गलतियां हम सजेस्ट करते हैं एज अ टीचर, जब टीचर वो होते हैं या एज अ अपने छोटे को किसी को भी गाइड करते हैं एज अ टीचर या एज अ मेंटोर या एज अ सीनियर, तो वो अपने जूनियर्स को ये सारी बातें बताते हैं कि ये गलती मत करना, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना, ठीक है। तो आप सभी ने ये सारी चीज़ें अगर ऐसे लोगों को आप फॉलो करते होगे कि अपने गाइडेंस के लिए अपने सीनियर्स को, अपने मेंटर्स को, अपने टीचर्स को, ठीक है, जिनको भी आप मानते हो आप उनको फॉलो करते हो तो वो सेल्फ स्टडी की तरफ ज़्यादा जोर देते हैं, इंसिस्ट करते हैं, बोलते हैं कि ये सबसे पक्की स्टडी होती है, ये पक्की पढ़ाई होती है जितना आप खुद से पढ़ते हो और खुद के नोट्स बनाते हो, ठीक है। ऐसे में बच्चे पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, नोट्स बनाना चालू करते हैं, बट कहीं ना कहीं बिकॉज पहले तो काफ़ी सारा ब्लैंक रहा होता है, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते चले आए हैं, सेल्फ स्टडी करते चले आए हैं, बुक्स रीडिंग करते चले आए हैं, तो उनके लिए तो ये कोई नया नहीं है, बिकॉज दे नो द टेक्निक्स, ठीक है। उनको टेक्निक्स पता होती है कि कैसे बुक को स्टडी करना है, बिकॉज जब हम किसी काम को कई बार अभ्यास करते हैं, कई बार पढ़ते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जब हम उस काम को कई बार करते हैं तो उसमें अपना दिमाग लगा करके कुछ चीज़ें प्लस करते हैं, कुछ चीज़ें माइनस करते हैं, कुछ चीज़ें बदलते हैं, एंड जब हम उस काम को लगातार करते रहते हैं तो उस काम को करने के परफेक्ट तरीके हम अपने आप में ईजाद कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं,
उन मेथड्स को, उन टूल्स को, उन टेक्निक्स को जिनको फॉलो करते हैं, फिर आगे चल करके कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे जब हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं, इंटर में जाते हैं और हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमारे लिए वो सारी चीज़ों को पढ़ना, समझना, याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक उठाया गया है क्लास 10th की एनसीईआरटी की साइंस का। ठीक है, उस छोटे टॉपिक को पढ़ करके कैसे वहाँ पर और सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। बिकॉज जिस हिसाब से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड्स क्वेश्चन पेपर फ्रेम कर रहे हैं, उस हिसाब से सेल्फ स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दें। अगर हम सेल्फ स्टडी स्टार्ट नहीं करेंगे तो आने वाले सेशन में काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी, बोर्ड एग्जाम को अटेंड करने में काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी। रीज़न बीइंग, अब जो स्टेट बोर्ड्स हैं या सीबीएसई है, सेंट्रल स्टेट बोर्ड्स है, तो अब वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम पूछ रहे हैं। किसी भी टॉपिक को लेकर के उसके बेसिक लेवल पे कुछ नए क्वेश्चंस फ्रेम करके वो पूछ रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं बच्चों से। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम स्टार्टिंग से अपनी पढ़ाई पढ़ें, स्टार्टिंग से नया सेशन स्टार्ट करें, तो अपने पढ़ने के तौर तरीके में उन सभी चीज़ों को इन्वॉल्व करते चलें, इंक्लूड करते चलें, जिससे आने वाले समय में जब हमें बोर्ड एग्जाम देना हो तो हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो और हमें देने में पेपर बहुत आसानी हो। जैसे कि अब सीबीएसई नए क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है, तो जब हम क्वेश्चन को नए फ्रेम करना चालू करेंगे, जब हम बुक रीडिंग करेंगे, किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर और नए क्वेश्चंस जब हम फ्रेम करना चालू करेंगे, तो जब इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो हमारी जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, जो उस टॉपिक में कमांड है, फ्लुएंसी है, वो सारी चीज़ें और बेहतर होंगी। ठीक है, बुक रीड करने का मतलब जो लिखा है उसको ट्रांसलेट करके समझ लेना ही नहीं होता है, अपितु बहुत सारी ऐसी बेसिक बातें होती हैं जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम उसको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को मिस मत करिएगा, अच्छे से टॉपिक को समझिएगा। और छोटा सा ही टॉपिक उठाया, बट इस इतने छोटे से टॉपिक में कैसे 10-15 क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाते हैं। अब कई क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आपको दिखेंगे, बट कई क्वेश्चंस इनडायरेक्ट बनेंगे, अभी आपको बताया जाएगा, और कई सारे क्वेश्चंस इनडायरेक्ट जो बनेंगे। अब जो स्टेट बोर्ड्स हैं या सेंट्रल सीबीएसई है, वो इस तरीके के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ पर पुट कर रहा है। तो जब हम स्टार्टिंग से ही किसी टॉपिक को पढ़ करके उसमें क्वेश्चंस फ्रेम करना चालू कर देंगे इनडायरेक्ट वे में, वहाँ पर डेप्थ में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनको बनाना, उनको आंसर करना, उनको समझना चालू कर देंगे, तो बोर्ड हमारे लिए टफ नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से टॉपिक को समझ लेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वो क्या है कि जैसे क्वेश्चन, एक एक्टिविटी को उठाया, एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हो सकता है आने वाले बोर्ड एग्जाम में कोई इस बार भी एक क्वेश्चन पूछ लिए जाए। क्या है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट। साफ साफ सी बात बताई गई है कि इस एक्टिविटी को करने के लिए किसी बड़े की या टीचर की गाइडेंस या असिस्टेंस की जरूरत है। ठीक है, अपने आप में अकेले जाकर के इस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना है। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इट वुड, ध्यान से देखना, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुइटेबल आई ग्लासेस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, सुइटेबल है कि जो बच्चा है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो आई ग्लासेस को पहने, यानी चश्मे को लगाए। तो जब आपने पढ़ा तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ें, ठीक है, तो उसको पढ़ने का मतलब उसको ट्रांसलेट करना ही नहीं है कि बोले क्या अच्छा इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए टीचर की ज़रूरत है और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अच्छा रहेगा कि हम चश्मा लगा लें। ठीक है, तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अब आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेट ही नहीं करना है, अब वहाँ रीज़न लाना है और लॉजिक लगाना, और रीज़न और लॉजिक लगा करके क्वेश्चन फ्रेम करके उसके आंसर्स भी देने। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट बंदा करेगा, बच्चा करेगा, उसको चश्मा पहन करके इस एक्सपेरिमेंट को कहा गया है, चश्मा पहन करके इस एक्सपेरिमेंट को करने को कहा गया, ऐसा क्यों है? तो ये भी सोचना है यहाँ पर, समझ में आए कि नहीं है? क्योंकि बुक रीडिंग का मतलब, सेल्फ स्टडी का मतलब उस चीज़ को ट्रांसलेट करना ही नहीं, उस चीज़ को पढ़ना और उसमें और इस तरीके से इन डेप्थ क्वेश्चंस तैयार करना कि ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए चश्मा लगाने को बोला गया। टीचर की असिस्टेंट तो समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होगा, तो टीचर अपने विवेक से, अपनी नॉलेज से वो हमें उस वक्त संभाल लेंगे, या कोई होनी अनहोनी होगी तो वो हमें उससे बचा लेंगे। लेकिन चश्मा पहनने की क्या ज़रूरत आन पड़ी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को करने में? तो इसका आंसर हो सकता है आगे जब पढ़े तो मिले। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। अब देखिएगा, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन
अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। ठीक है, एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है, मतलब मैग्नीशियम का छोटा सा टुकड़ा लेना, पत्ती लेनी, स्ट्रिप लेनी है 3 से 4 सेंटीमीटर की, और उसको सैंड पेपर पे क्या कर लेना, रब कर लेना। तो वंस अगेन यहाँ पर फिर वही बात बनी कि बोले क्या, बुक रीडिंग का मतलब क्या, ट्रांसलेट ना कर लेना कि बोले क्या अच्छा ठीक है, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 से 4 सेंटीमीटर एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप लेनी है, उसको सैंड पेपर पे रब कर लेना। ठीक है, क्या सेल्फ स्टडी का मतलब, बुक रीडिंग का मतलब यही नहीं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पर सोचो कि यार उसको मैग्नीशियम को सैंड पेपर पे रब करने की क्यों जरूरत पड़ी, ऐसा क्या हो गया कि मैग्नीशियम रिबन लिया गया, उसको सैंड पेपर पे क्यों रब किया गया, क्यों रब करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो सकता है सीबीएसई एनसीईआरटी, वैसे ये क्वेश्चन तो ही है काफी फेमस, कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर पे रब क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बना कि भाई आई ग्लासेस को पहनने की जरूरत क्या है। दूसरा, मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर पे रब क्यों किया जा रहा है। तो देखिए 2 क्वेश्चन बने कि नहीं बने, तो इसीलिए कह रहे हैं सेल्फ स्टडी करने का मतलब या बुक पढ़ने का मतलब केवल ट्रांसलेट नहीं करना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना है, करना क्या, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। ठीक है, उसको चिमटे से पकड़ना है, किसको, इन मैग्नीशियम रिबन्स को। ठीक है, बर्न इट विद यूजिंग स्प्लिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट द एसेज शो फॉर्म्ड इन द वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हमें करना क्या है कि मैग्नीशियम की स्ट्रिप्स को लेनी है, टोंग से होल्ड करना है और उसको किसी भी सोर्स ऑफ फ्लेम से, सोर्स ऑफ फायर से, जैसे कि यहाँ पर बताया गया बर्नर या लैंप से, आप लाइटर का भी यूज कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर जो बताया गया उसको प्रेफर करें। ठीक है, तो उसको लेकर के टोंग से उस मैग्नीशियम रिबन को उस फ्लेम के पास ले जाना है एंड सिंपली मैग्नीशियम के रिबन को जलाना है। ठीक है, अब मैग्नीशियम के रिबन को जलाना है तो मैग्नीशियम जल जाएगा। अब आप सभी को पता है कोई भी चीज़ जलती है तो वो अपने जलने के बाद एशेस छोड़ती है, रिमूव करती है, रह जाता है। तो यहाँ पर अब जो हमारा क्या है, जो ऐश मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, जो ऐश मिलेगा उसको क्या करना है, वॉच ग्लास में रख लेना है। ठीक है, या जो ऐश बनेगी मतलब मैग्नीशियम को जलाने पे जो राख मिलेगी उसको कलेक्ट करके रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया कि बोले कि अच्छा वो जो ऐश मिलेगी उसको वॉच ग्लास में रख लेना, स्टोर कर लेना या सेपरेट रख लेना। तो ऐसा क्यों बोला गया, अभी सारी चीज़ों का आंसर मैं दूंगा, बट कैसे उस चीज को पढ़ रहे हैं तो साइड वाइज लॉजिकली हमारा साइड वाइज माइंड में क्वेश्चंस फ्रेम करते चलना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जनरली क्या होता है, जब हमारे ऊपर मार्क्स हावी हो जाते हैं, जब हमारे ऊपर सिलेबस को जल्दी कवर करना हावी हो जाता है, जब हमारे ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल याद कर लेना, पढ़ लेना एंड मार्क्स में स्कोर करना हावी हो जाता है, तो ये साइड वाइज जो क्वेश्चन हम फ्रेम कर रहे हैं ना, ये हमारे दिमाग में फ्रेम होना बंद हो जाते हैं। और जब ये फ्रेम होना बंद हो जाते हैं तो वहीं हमारी क्रिएटिविटी, वहीं एक बच्चे की क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, वो मर जाती है। क्लियर हो गया। और इसी चीज को रिवाइव करने के लिए सीबीएसई ने या अदर स्टेट बोर्ड्स ने इस तरीके से अब नए पैटर्न के क्वेश्चंस बनाना चालू करें। उसका पीछे का कारण ही यही है, ताकि बच्चों की क्रिएटिविटी को जिंदा रखा जा सके। क्लियर हो गया। क्योंकि आज के समय में बच्चों का किसी भी टॉपिक को पढ़ने का मतलब कि बस यही है, इंपॉर्टेंट पढ़ लो, उसको ऊपर ऊपर उसकी डेफिनेशंस तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, PYQs लगा लो एंड देन आफ्टर दे आओ पेपर हो जाएगा। तो सीबीएसई भी या स्टेट बोर्ड्स जितने भी अदर वाले हैं वो सब भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल पूछे जा रहे थे वही उठा करके पूछ लेते थे, बच्चे वही तैयार करके अपना देने चले जाते थे पेपर। और टीचर्स को भी पता होता था कि इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में तो यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, PYQs लगा लो, मॉडल पेपर लगा लो और इन्हीं में से दे और इन्हीं में से काम हो जाएगा। ऐसे में बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो डेथ हो जा रही थी, मर जा रही थी। बच्चे की सोचने और समझने की शक्ति, ये सारी चीज़ें, मार्क्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिलेबस को जल्दी करना, सिलेबस को जल्दी कवर करना, ये सारी चीज़ें बच्चे के ऊपर जब हावी होती हैं तो बच्चे का दिमाग की ये जो सोचने और समझने की शक्ति है, जो क्षमता, ये मर जाती है। इसीलिए अब जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं और सीबीएसई है, ये सब इस तरीके से अब क्वेश्चंस को फ्रेम करना स्टार्ट कर दिए, ताकि बच्चा जो है अब केवल इंपॉर्टेंट के चक्कर में ना पड़े, बच्चा हर टॉपिक को अच्छे से डेप्थ में, डिटेल में समझे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे। और जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो उसको पेपर देने में दिक्कत नहीं होगी।
तो इसलिए रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से इस तरीके से पढ़ना चालू कर दीजिए, वरना आने वाले समय में आपको बोर्ड एग्जाम देने में काफ़ी दिक्कत होगी। खासतौर पे उन बच्चों को जो लास्ट नाइट वॉर या लास्ट नाइट प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज अब इस तरीके से केवल इंपॉर्टेंट बेस्ड पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक एक चीज़ों का मैं आंसर दूंगा। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे फ्रॉम द पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। ठीक है, अब यहां पर वन सेकेंड, जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न कर रहे होगे तो इसको आंखों से दूर रखना है। ठीक है, कीपिंग इट अवे फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। वन सेकेंड, यहां पर फिर बोला गया है जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें तो आंखों से जितना दूर रख सकते हैं पॉसिबली उतना दूर रखने की कोशिश करें। तो ये आंखों से दूर रखने की कोशिश करें एंड देन आफ्टर चश्मा भी लगा करके रखें। मतलब क्या कि अगर मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आंखों पे आता है, आंखों पे पड़ता है। तो अब आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो खुद सोचिए कि गूगल करिए, क्रोम करिए, बट बात यही है ना कि ऐसी चीज़ों को सर्च करना चालू करिए गूगल पर, क्रोम पर। समझ में आया कि नहीं है? चैट जीपीटी का जो यूज़ कर रहे हैं या जेमिनाई का यूज़ कर रहे हैं, वो जो फोटो बनाने के लिए कि मेरी फोटो ऐसे बना दो, इसके लिए नहीं है, ऐसी चीज़ों के लिए आप, बिकॉज आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई से जुड़ी हुई सारे काम करिए। ठीक है, आप पूछिए कि बोले क्या आप चैट जीपीटी करिए, आप गूगल करिए, आप जेमिनाई करिए कि अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसको आंखों से दूर रखने के लिए क्यों कहा जा रहा है, पूछो, बताएगा। वैसे हम आपको बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो आइए एक एक चीज कवर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जब आप बेसिकली मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, ठीक है, अच्छा इस पर थोड़ा सा बाद में, पहले उससे भी पहले बेसिक आ जाते हैं। और पहले तो देखो बेटा, मैग्नीशियम जो है वो हमारा मेटल है। क्या है बेटा? मेटल। और ये जो मेटल है, मेटल हमारे कई कैटेगरी के होते हैं। एक होता है हाईली एक्टिव मेटल, एक होता है एक्टिव मेटल, और एक होता है मॉडरेट एक्टिव मेटल, और एक होता है वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। फिर थोड़ा सा लेस एक्टिव मेटल आते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, इस तरीके से। फिर थोड़ा सा और मॉडरेट एक्टिव मेटल आते हैं जैसे कि कॉपर हो गया और आपका जिंक हो गया, इस तरीके से। फिर आते हैं काफ़ी लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। तो जो मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल ये कह सकते हैं कि हाईली एक्टिव तो नहीं लेकिन एक्टिव मेटल है। कैसा मेटल है? एक्टिव मेटल है। तो होता क्या, ध्यान से देखना, जहां कहीं भी मैग्नीशियम के रिबन्स रखे होंगे ना, वहां पर एटमॉस्फेयर के एयर का कांटेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल सी बात है। अब जैसे लोहा लगा रखा रहता है कहीं भी, आयरन एज अ मेटल, तो एटमॉस्फेयर से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जंग बना लेता है, अपने अपर सरफेस पे रेडिश ब्राउन कोटिंग कर लेता है। उसी तरीके से मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम जब एटमॉस्फेयर में रखा जाएगा, सो एटमॉस्फेयर की जो एयर होगी उस एयर से ऑक्सीजन, क्लियर हो गया, वो ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम मेटल से मैग्नीशियम के एक्टिव नेचर होने के कारण मैग्नीशियम से कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, अब अगला, मैग्नीशियम की आयनिक स्टेट में ले जाएंगे तो Mg++ ऑक्सीजन की आयनिक स्टेट में ले जाएंगे तो O-। अब यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है तो O- भी कितने बनेंगे? 2। तो अब यहाँ पर मैग्नीशियम भी कितने लगा दो? 2, ताकि मैग्नीशियम की जो 2 आयनिक स्टेट Mg++ हैं वो भी 2 बनने लगे। तो ये मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा, ये मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा, तो बना लेगा MgO। MgO कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर में जब हमारा मैग्नीशियम रखा जाता है तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो होता क्या, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल अगर मान करके चलो ये मैग्नीशियम है, प्योर मैग्नीशियम, ठीक है, तो इसके ऊपर जो अपर सरफेस है ना, इस अपर सरफेस पे ऑक्सीजन मैग्नीशियम से रिएक्ट करके इसके अपर सरफेस पे एक लेयर, एक कोटिंग आ जाएगी। बोले किसकी आ जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की आ जाएगी। अब क्या होगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, अब ऊपर अपर लेयर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो अनरिएक्टिव है, लेकिन हमें जलाना किसको है? मैग्नीशियम को। इसीलिए इस जो मैग्नीशियम रिबन्स आप मार्केट से लेकर के आएंगे उसके ऊपर कहीं ना कहीं मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर आ चुकी होगी और वो केमिकली किसकी होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो जब हम इस मैग्नीशियम की स्ट्रिप को किसके ऊपर रब करेंगे? सैंड पेपर पे रब करेंगे, तो इसके ऊपर आने वाली ये जो ऑक्साइड लेयर है ये हट जाएगी और हमारा प्योर मैग्नीशियम वापस हमें मिल जाएगा। तो वो जो बोला गया ना कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले सैंड पेपर पे रब कर लेना, तो इसीलिए बोला गया। अब समझ में आया? वहां नहीं लिखा था, लेकिन अब साइंस के स्टूडेंट हैं आप, तो आप इस तरीके से पढ़ना चालू करिए। आई होप आपको समझ में आएगा नहीं आया कि
ये क्वेश्चन पूछता भी है सीबीएसई ये क्वेश्चन पूछता भी है कि व्हाई द मैग्नीशियम स्ट्रिप्स आर रब्ड ऑन अ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, आइए वापस आते हैं, टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि जब हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन वहां दिया गया था? नहीं दिया गया था, बट फ्रेम किया ना, तो यही सीबीएसई अब पूछ रहा है। और जो केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के जा रहे हैं, अब इस एक्टिविटी में तो नहीं लिखा है, फिर बच्चे रोते रोते आते हैं, कहते हैं एनसीईआरटी में तो ये है ही नहीं। एनसीईआरटी में था, तुम्हें देखना नहीं आया, तुम्हें बनाना नहीं आया बेटे। क्लियर हो गया? तो ये मत करो। अब आइए आगे देखते हैं, अब ध्यान से देखना। उसने ये बोला था कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो जो क्या मिलेगी? ऐश। अब सीबीएसई ये एनसीईआरटी ये पूछ लेगा या सीबीएसई ये पूछ लेगा, ये जो ऐश है, इस ऐश का केमिकल फॉर्मूला क्या है? यहाँ तो लिखा नहीं है। अगर आप ट्रांसलेट कर को पढ़ोगे तो हाँ, मैग्नीशियम को बर्न करोगे, ऐश मिलेगी। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं उसमें डीप डाइव करो, उसको डेप्थ और डिटेल में पढ़ो। सेल्फ स्टडी करने का मतलब उसको ट्रांसलेट करना नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ पर ट्रांसलेट करोगे तो ये चीज आप मिस कर जाओगे कि वो जो ऐश है वो केमिकली क्या है। वो ऐश केमिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है, यानी MgO है। तो वो जो ऐशेस मिलेंगी छोटी छोटी पाउडर फॉर्म में, वो होगी आपकी MgO। समझ में आएगी नहीं? ये पार्ट क्लियर हुआ? तो यहां पर तो नहीं लिखा, लेकिन वहां पर लिखा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तीसरा, ठीक है, तीसरी बात, यहां पर जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो तो वो उसको आंखों से दूर क्यों रखना है एंड ग्लासेस क्यों पहन रखने हैं? ठीक है। दूसरी बात, जैसे हम लोग अपने घरों में चूल्हा जलाते हैं, LPG जलाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो आप सभी को पता है उसकी जो फ्लेम निकलती है वो कैसी निकलती है? ब्लू कलर की निकलती है, सबको पता है। अब एनसीईआरटी ये पूछ लेगा, सीबीएसई ये पूछ लेगा कि जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो वो जो फ्लेम निकलती है वो किस कलर की निकलती है? अब ट्रांसलेट करके पढ़ोगे तो यहाँ तो कहीं नहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन अब सीबीएसई यही पूछ रहा है। समझ रहे हो कहाँ से ये क्या खिचड़ी पक रही है, क्या एक्चुअली में हो रहा है मार्केट में? बस यही करना चालू कर देना, पेपर आपके लिए टफ नहीं होगा। तो आइए वो भी समझ लेते हैं। तो बेटा जब ये मैग्नीशियम बर्न होता है तो ये जो जिस फ्लेम में बर्न होता है वो होता है डैजलिंग व्हाइट कलर। क्या बेटा? डैजलिंग व्हाइट कलर। अब ये डैजलिंग व्हाइट कलर क्या होता है? क्लियर हो गया? ये डैजलिंग व्हाइट कलर क्या होता है? आप सभी ने देखा होगा कि जहां कहीं वेल्डिंग की जाती है, लोहे की वेल्डिंग की जाती है, तो वहां पर जब वो वेल्डिंग की जाती है तो स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं, तो व्हाइट कलर का, चमकदार व्हाइट कलर का, तो वो जो स्पार्क्स निकल रहे होते हैं वेल्डिंग के दौरान, वही कलर डैजलिंग व्हाइट है। या जब हम दिवाली में अनार जलाते हैं तो अनार से जो फ्लेम्स निकल रही होती हैं, तो वो जो ब्राइट व्हाइट कलर का जो फ्लेम होता है, कलर होता है, उसी कलर को क्या कहते हैं? डैजलिंग व्हाइट। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बना कि अगर मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो जो फ्लेम निकलती है वो कौन से कलर की निकलती है? दी आंसर इज डैजलिंग व्हाइट। ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ तो हमें भी नहीं पता थी, चैट जीपीटी या गूगल किया था इस बात को जानने के लिए कि यहाँ पर आई ग्लासेस को क्यों पहना जा रहा है, या जब मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है तो उसको आंखों से दूर क्यों रखा जा रहा है। बेसिकली जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो वो यूवी लाइट रेज, कैसी लाइट रेज? यूवी लाइट रेज को क्या करता है? इमिट करता है, अल्ट्रा वायलेंट लाइट रेज को इमिट करता है। तो अगर वो आंखों के पास रहेंगे और अगर काला चश्मा हम लोग नहीं पहनेंगे तो वो अल्ट्रा वायलेट लाइट रेज, वो जो डैजलिंग व्हाइट कलर होता है उस फ्लेम में यूवी लाइट रेज होती हैं। ये हमें भी नहीं पता था, बट जब पढ़ाने से पहले हमने कहा एक बार और अच्छे से देखें और क्या साइड वाइज क्वेश्चंस बन रहे हैं, बच्चों को वहाँ पर पढ़ाते वक्त बता सकते हैं, तो हमें तो इसका भी आंसर नहीं पता। अब आप बताइए कि 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी अभी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, इतना पढ़ने और पढ़ाने के बाद भी हमारे लिए ऐसी सारी चीज़ें हैं कि जो हमें नहीं पता है। तो आप तो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो मेरे बच्चे, तो आपके लिए तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, और यही चीज़ें अब सीबीएसई पूछ रहा है, यही चीज़ें अब अदर स्टेट बोर्ड्स पूछ रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है मार्केट में। ये जो अफरा तफरी मची हुई है कि इसका क्वेश्चन आ गया, हाई लेवल क्वेश्चन आ गया, IIT का क्वेश्चन आ गया, अरे ऐसे पढ़ो, क्वेश्चन यहीं से फ्रेम किए जा रहे हैं, इन्हीं टॉपिक से उठाए जा रहे हैं, फ्रेम किए जा रहे हैं, नए नए क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। और अगर हम वो टेक्निक्स डेवलप कर ले गए अपने अंदर, शुरुआत के 1 महीने 2 महीने दिक्कत होगी किसी टॉपिक को पढ़ने में और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, बट अगर इस तरीके से हमने पढ़ने की टेक्निक डेवलप कर ली, खास तौर पे मैथ्स और साइंस को लेकर के, बस ये टेक्निक केवल मैथ्स साइंस में ज़्यादा अप्लाई करनी है, तो फिर आपका दिमाग कितना ब्रॉड हो जाएगा, इस छोटे से टॉपिक की कितनी डेप्थ में, डिटेल में आपको नॉलेज होगी, आप खुद सोच सकते हैं।
ठीक है। ऐसे और सारे क्वेश्चंस होंगे जो बन रहे होंगे आपके फ्रेम में, दिमाग में आपके फ्रेम हो रहे होंगे। कमेंट करके जरूर एक आध क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में बने तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं है? तो वहां पर हो सकता है ये क्वेश्चन इसी बार पूछ लिया जाए कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो जो डेजलिंग व्हाइट कलर होता है उसमें कौन सी लाइट रेस होती हैं? अल्ट्रावायलेंट लाइट रेस होती हैं, याद रखिएगा। इसीलिए उसको आंखों से दूर रखने को कोशिश की जाती है। दूसरी बात, ये जो व्हाइट ऐश मिलता है ना, ऐश, वो क्या होता है केमिकली? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरी बात, ये जो ऐश व्हाइट, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा व्हाइट पाउडर होता है। कैसा होता है? व्हाइट पाउडर। क्योंकि जब हम किसी चीज को जलाते हैं, जैसे नॉर्मली जब हम घरों में किसी चीज को जलाते हैं तो उस चीज के जलने के बाद बेसिकली हमें काले रंग का ही वो चीज मिलती है। जैसे कागज को जलाएं या लकड़ी को जलाएं या कोयले को जलाएं तो जो भी मिलता है वो ब्लैक कलर का मिलता है, बिकॉज उसमें जो कुछ भी है मेन कंपोनेंट वो आपका कार्बन ही होता है, इसलिए वो काले रंग का है। लेकिन यहाँ जब मैग्नीशियम को बर्न करोगे तो जो ऐश मिलेगी वो किस कलर की मिलेगी? व्हाइट कलर की मिलेगी। यानी वो जो ऐश होगी वो व्हाइट पाउडर होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं है? वो जो ऐश होगी वो क्या होगी? व्हाइट पाउडर होगी, ठीक है। अब इसके बारे में और समझ लेते हैं। MgO, वैसे ये अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करके, इस चैप्टर और अगले चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ये जो क्वेश्चन अब बनाने जा रहे हैं ये, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा कि बेसिक नेचर का होगा कि सॉल्टी नेचर का होगा? सो द आंसर इज बेसिक नेचर का होगा। कैसे? ध्यान से देखना बेटा, अगर मेटल के साथ ऑक्साइड लग जाए या मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड लग जाए तो ये दोनों बेस कहलाते हैं। बात खत्म। ये दोनों क्या कहलाते हैं? बेस। अगर कभी भी मेटल के साथ ऑक्साइड लग जाए या मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड लग जाए तो ये बेस कहलाएंगे, मोटा माटी, जनरली, ज्यादातर। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? कुछ एक आध एक्सेप्शंस हैं, वो जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे आप तो और समझेंगे उसके बारे में। बट मोटा माटी जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं या मेटल के हाइड्रोक्साइड है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? बेस में। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो जो ऐश होगी उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल या सॉल्टी? सो द आंसर इज उसका नेचर होगा बेसिक नेचर। क्यों? क्योंकि वो जो ऐश है वो केमिकली क्या है? MgO। Mg मतलब मेटल, O मतलब ऑक्सीजन, यानी मेटल का ऑक्साइड, और मेटल का ऑक्साइड और मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक फैमिली के मेंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये जब आयनाइज होगा तो बनाएगा Mg+ और OH-। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगला, अगर उस ऐश को पानी में डिसॉल्व कर दें, अगर वो जो व्हाइट पाउडर मिला है ना, व्हाइट कलर का पाउडर, ऐश जिसे बोल रहे हैं, उसको, अच्छा व्हाइट पाउडर मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको पानी में डिसॉल्व कर ले, यानी H2O में डिसॉल्व कर लिया जाए तो क्या बनाएगा? H+ और OH-। ये बनाएगा Mg++ और ये बनाएगा O-। तो ध्यान से सुनना, अब ये H+ इस OH- से कंबाइन हो जाएगा। तो एक चीज और याद रखो कि O- होता है, इसकी कॉम्बिनेशन कराओ H+ से, तो ये H जब इससे जुड़ेगा तो इसका एक माइनस और इसका एक प्लस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन एक माइनस बचेगा और ये बना देगा OH- आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब O आयन O- H+ से जुड़ता है तो इसका एक माइनस इस प्लस से एक न्यूट्रलाइज हो जाता है और बना देता है OH-, यानी हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो जब वाटर टूटता है तो टूटता है बेटा H+ में और OH- में, और मैग्नीशियम का एक ऑक्साइड यहां मिलेगा तो ये O इस H से कंबाइन होकर के ये भी क्या बन जाएगा? OH-, ठीक है। ये O- इस H+ से कंबाइन होकर के क्या बना देगा? OH-। अब OH के पास कितने माइनस हो गए? एक ये हो गए, एक ये हो गए, तो OH के पास कितने माइनस हो गए? 2। Mg के पास कितने प्लस हैं? 2। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों Mg इससे कंबाइन होकर के क्या बना देंगे? MgOH का होल ट्वाइस। तो इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन घुमा करके, या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कि रेखा है, रेखा ने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे उसे ऐश मिली, उस ऐश को उसने पानी में डिसॉल्व कर लिया, पानी में डिसॉल्व कर लिया तो क्या बना? ठीक, वो जो ऐश मिली है उसका कलर क्या होगा? वो जो ऐश है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो वो जो ऐश है उसका केमिकल फॉर्मूला होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब उसको पानी में डिसॉल्व करेगा तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके से, इसी एक छोटी सी 3-4 लाइनों से आपके देखो कितने सारे क्वेश्चंस तैयार हो गए। दूसरा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखो, अब देखो हम पढ़ाते जा रहे हैं तो दिमाग में लगातार क्वेश्चंस फ्रेम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस को फ्रेम करने में कुछ कॉन्सेप्ट्स हम आगे के चैप्टर के यूज कर रहे हैं,
ठीक है। ऐसे में क्या है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो आगे भी पढ़ते जाएं और पुराने टॉपिक को रिवाइज भी करते जाएं। क्यों? क्योंकि जब हम जैसे अभी हम यहाँ पर, बिकॉज हमें तो सारे चैप्टर लगभग पता है, तो यहाँ पर इस चैप्टर पे अच्छे से समझने के लिए हम आगे के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट उठा करके यहाँ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं आगे के चैप्टर्स को, कॉन्सेप्ट को उठा करके यहाँ, बिकॉज हमें आगे और पीछे दोनों का ज्ञान है। बट अभी आप यहाँ पढ़ रहे हो तो आपके सीमित और संयमित क्वेश्चंस बनेंगे। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ तो पुराना रिवाइज भी करते जाओ। क्यों? क्योंकि आगे के कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे, उनको समझने के बाद जब आप पुराने कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ोगे, समझोगे, तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नई और पता चलेंगी जो तब नहीं पता थी, बिकॉज तब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो केवल उसी के कॉन्सेप्ट को लगाया। लेकिन जब आगे का कॉन्सेप्ट और क्लियर किया तो उसकी चीज़ों को ला करके यहाँ अप्लाई करना चालू किया तो नए कॉन्सेप्ट्स बनना चालू हो गए। नए कॉन्सेप्ट्स लगाए तो नए कॉन्सेप्ट्स लगाने पे और क्वेश्चंस बने। जैसे कि अब यहाँ पर ये जो है एसिडिक है कि बेसिक है कि सॉल्टी है, तो ये तो अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्लास 10th का ही एक चैप्टर है एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर का है, तो अब बताइए ये जो MgOH का होल ट्वाइस है ये किस नेचर का होगा? ये भी बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड और मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये मैग्नीशियम मेटल है, OH हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मेटल का हाइड्रोक्साइड, तो ये भी बेसिक नेचर का होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस और बन सकते हैं। इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिए, तब जाकर के आपके अंदर चेंज आएगा, आपकी पढ़ाई में चेंज आएगा। हर टॉपिक को आप डेप्थ में, डिटेल में इतने अच्छे से समझ लोगे ना कि इवन कई क्वेश्चंस जो हमें नहीं पता होंगे वो इवन आपको पता होंगे, एंड वही नए क्वेश्चंस जो आपने सेल्फ स्टडी के दौरान फ्रेम किए हैं वो सारे क्या हो जाए, बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछ लिए जाए। ठीक है। NCERT पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बोले किताब उठाई, किताब में ये 4 लाइनें लिखी हैं, इनको ट्रांसलेट कर लिया, हाईलाइट कर लिया। बार बार बच्चे पढ़ते हैं और हम देखते हैं कई बच्चों की तो 2-2 बार अंडरलाइन होता है, 3-3 कलर से हाईलाइटेड होता है। बट इवन दो क्या फ़ायदा ऐसे ट्रांसलेट करके पढ़ने का जब आपको उसका A to Z XYZ नहीं आता हो? ठीक है। तो जब पढ़ो तो फिर मतलब पढ़ो, उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि आपसे बेहतर कोई ना कर पाए, आपसे बेहतर किसी को वो टॉपिक अच्छे से डेप्थ में, डिटेल में पता ही ना हो। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो यहाँ आपने क्या किया, आपने अपने दिमाग की एक एनालिटिकल जो नेचर है, दिमाग का एनालिटिकल नेचर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने दिमाग की एनालिटिकल नेचर का यूज किया और काफी सारी चीजें और नई नई बनाने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो जब आप अपने दिमाग को ऐसे काम करवाना चालू करेंगे तभी तो आगे जाकर के आप एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, तभी तो आगे जाकर के आप एक अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे। केवल इंपॉर्टेंट पढ़ करके जाएंगे, उसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, हाईलाइट, उसी रोड से बार बार गुजरे, उसी प्रोजेक्ट से बार बार गुजरे, हाईलाइट किया, 10 बार अंडरलाइन किया, ट्रांसलेट करके केवल पढ़ते रहे, डेप्थ और डिटेल में जानने की कोशिश ही नहीं की, तो आप क्या अच्छे इंजीनियर या रिसर्चर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो जब आप अपने दिमाग को इस तरीके से काम कराना चालू करेंगे तो आपके अंदर का जो आइंस्टीन है, आपके अंदर का जो न्यूटन है, आपके अंदर का जो एनालिटिकल माइंड वाला जो नेचर है ना, वो डेवलप होगा। और जब वो डेवलप होगा ना तो आपको ऐसे ऐसे राज, प्रकृति के नियम के, प्रकृति के, विज्ञान के, समाज के, किताबों के ऐसे ऐसे राज पता चलेंगे ना आपको जीवन में, आप सोच करके दंग रह जाओगे। अगर आपने अपने दिमाग की इस क्षमता का विकास कर लिया, इसका विकास किया जाता है, करवाया भी जाता है। बट होता क्या है कि आज के समय में जब ज़माना इतना फास्ट गुजर रहा हो और ऑनलाइन का ज़माना हो और काफ़ी ज़्यादा फैंसी ज़माना हो, ऐसे में ये सारी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। जब ज़माना इस बात का हो भागा दौड़ी का कि कौन कितने नंबर ला रहा है, कौन कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डे लगा रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे रह जाएंगी। केवल एक ही चीज़ मिलेगी, या तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज और या तो फिर टॉपिक की गाइडेंस, डेप्थ, डिटेल, नॉलेज। तो अभी केवल छोटी उम्र में आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दो कि आप किसी काम को करो तो कितने बेहतर तरीके से, कितने परफेक्शन के साथ, कितने अच्छे से, कितने ज़्यादा डिटेलिंग के साथ आप उस काम को कर रहे हो। क्योंकि जिस दिन आपने ये स्वभाव अपने अंदर विकसित कर दिया, आपके अंदर का साइंटिस्ट, आपके अंदर का रिसर्चर सब जग जाएंगे और फिर आपको ऐसे ऐसे आंसर्स, ऐसी ऐसी समाज की और विज्ञान की, ज्ञान की ऐसे ऐसे आंसर्स और राज पता चलने लगेंगे। आपको क्या लगता है ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ये सब कैसे बनते हैं? इसे तो बनते हैं क्योंकि वो हर चीज़ के पीछे क्यों ढूंढने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। यही तो विज्ञान है।
और इसीलिए अब CBSE बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड्स इस तरीके से पेपर को फ्रेम करना चालू कर रहे हैं, बिकॉज जब केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं तो ऐसे में बच्चों का वो जो इंटेलेक्ट है, वो जो रीजनिंग बेस्ड माइंड है, वो डेवलप होना बंद हो जाता है। और खास तौर पे जब टीचर्स केवल इंपॉर्टेंट पढ़ाना चालू कर दें और बोर्ड केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम करना चालू कर दे, अब दोनों चीज़ें नहीं रही हैं। तो इस वजह से अच्छे से एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिए, ताकि आपको आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम पेपर देने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ जो मैंने इस एक एग्जाम्पल के थ्रू जो संदेश, जो मैसेज देने की कोशिश की होगी, आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे और आप इस तरीके से हर एक टॉपिक को डेप्थ में, डिटेल में समझने की कोशिश करना स्टार्ट कर देंगे। और किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी टॉपिक को समझने में अगर आपको दिक्कत हो, प्लीज़ मेरे किसी भी वीडियो के जा करके कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक को फिर से आपको और अच्छे से डेप्थ में, डिटेल में उस टॉपिक का पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन बना करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगर आपको किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत होगी। इंपॉर्टेंट के चक्कर में अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करके, सेल्फ स्टडी करके एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में तैयार करना है, ठीक है। आने वाले सेशन के लिए नई जर्नी आप लोग स्टार्ट करें, उसके लिए विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करें, पूरा साल पड़ा हुआ है, इस तरीके से अच्छे से तैयारी करें। कभी कहीं भी कोई भी गाइडेंस या मेंटरशिप मेंटरशिप की ज़रूरत हो आपको तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। उस टॉपिक से रिलेटेड यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य जो भी ज्ञान विज्ञान मेरे अंदर, मेरे आसपास मौजूद होगा, उसको आधार बना करके आपको प्रदान करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।